तो अवे वाले में ध्यान रखना, अवे वाले में माइनस होगा और इसमें प्लस हो जाएगा। एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग वाली दोनों कंडीशन थी उसमें आपके पास एन डैश जो आ रहा था वो v अपॉन वी, अवे के लिए कितना आ रहा था v प्लस वी नॉट, ये आ रहा था। टूवर्ड्स के लिए क्या आ रहा था v अपॉन वी माइनस वी नॉट। ठीक है, 4 कंडीशन हो गई। सोर्स पास में जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर पास जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। इस डॉपलर इफेक्ट के लिए आप एक कॉमन फार्मूला याद रख सकते हो, और वो क्या है, पहली कंडीशन थी आपके पास, देखो पहली कंडीशन थी, कल अपन ने सबसे फर्स्ट कंडीशन कौन सी करी थी, एन डैश इक्वल टू क्या था, एन वी अपॉन वी माइनस वी नॉट। ठीक है, ये किसके लिए थी, ऑब्जर्वर क्या होता है, सोर्स का मोशन तो अभी करवाया अपन ने, नहीं अब तो रेस्ट पे है। हाँ, पहले वाले में ये कर रहे थे, ऑब्जर्वर रेस्ट पर था, ऑब्जर्वर रेस्ट पर था, सोर्स इसकी तरफ जा रहा था, तब आपके पास ये था, है ना, और पास जा रहा था तब यही था क्या, पास जा रहा था तो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। दूसरा ये था एन डैश, ये ऑब्जर्वर टूवर्ड्स था, है ना, टूवर्ड्स, और ये एन डैश एन वी अपॉन वी प्लस वी एस, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है सोर्स। ठीक है अरे पहले वाली कंडीशन में, हाँ, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, उसके लिए ये है, अच्छा वी एस, हाँ वी एस, ये लो वी एस, ऑब्जर्वर पहले रेस्ट पर है और सोर्स मोशन में है, यही था, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स मोशन में है और टूवर्ड्स में है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स जो है वो मोशन में है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला किसके लिए है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स अवे जा रहा है, सोर्स अवे जा रहा है, अवे। ठीक है, उसके लिए हो गया। अगली वाली कंडीशन थर्ड वाली आपके पास क्या है, ये एन इंटू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी, ऑब्जर्वर दूर क्यों जाएगा, दूर जाएगा तो कम होना चाहिए, ये पास आ रहा है, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स हो गया, है ना, और फोर्थ वाला हो जाएगा एन डैश अपॉन वी, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है। अब इन चारों को कंबाइंड करके आप लिख सकते हो, चारों इक्वेशंस को कंबाइंड करके एक कॉमन इक्वेशन बनानी है आपको, बिना देखे हाँ बताओ, चारों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना सकते हो ताकि पूरा डॉपलर इफेक्ट आपको याद हो जाए। देखो हाँ, एन डैश जो हो जाएगा वो बताओ, एन सभी में कॉमन आ रहा है, एन कॉमन ले लिया, ये v है, यहाँ पहले वाली टर्म में v माइनस वी एस आ रहा है, दूसरी वाली में v प्लस वी एस आ रहा है, आपने इसको तो लिख दिया v अपॉन v माइनस और प्लस वी एस, ये लिख दिया, कॉमन इक्वेशन हो गई, इन दोनों को मिला के कॉमन इक्वेशन बना दी, प्लस माइनस में लिख दिया। दूसरे वाले में एन डैश हो गया एन इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी, कॉमन हो गया, v से v कैंसिल, अगर आप एन डैश अपॉन एन डैश लेते हो तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n से n कैंसिल हो गया, आपके पास अगर आप डिवाइड करोगे तो ये v प्लस माइनस,
कुछ नहीं बनेगा? अच्छा चलो, एन डैश ऊपर क्या आ रहा है? v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन नीचे क्या आ रहा है? v माइनस प्लस वी एस। सर v से भी कैंसिल कैसे करते हो आप? अच्छा, v से भी कैंसिल नहीं करें? नहीं। तो आप ये कर लो, ऊपर भी n आ रहा है और n आ रहा है, तो n इंटू वी तो कर ही सकते हैं सर। आप ऊपर भी लिखोगे, दोनों इक्वेशन को मर्ज करना है ना। v प्लस माइनस वी नॉट, v माइनस प्लस वी एस और n मल्टीप्लिकेशन में तो n आ जाएगा। और रुक जाओ क्या है? मॉड्यूल में यही है, ये है। अच्छा, तो इसमें n डैश और v, क्योंकि n आपके पास ऊपर है, कॉमन है, और ये ऊपर है और ये नीचे फ्रैक्शन में है, तो आप ये लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हो आप सुनो। देखो, पहली कंडीशन में सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन आपने क्या ली थी? सर आप ये बता दो v से v कैसे करते मैं बताता हूँ कैसे किया है, वही बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने कंडीशन क्या ली थी? सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, यानी ये ज़ीरो हो गया। तो n डैश इक्वल टू क्या हो गया? एन वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये आ गया। दूसरी बात, जब आपके पास अगर वो टूवर्ड्स आएगा तो n डैश इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस हो गया। आ गई इक्वेशन। दूसरी बात, अगली इक्वेशन आपके पास ये थी, सोर्स जब रेस्ट पर हो, ऑब्जर्वर मूव करे, सोर्स जब रेस्ट पर हो तो वी एस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। एन डैश क्या हो जाएगा? एन इंटू वी प्लस माइनस वी नॉट वी। और एक कंडीशन आपके पास किसके लिए हो जाएगी? प्लस के लिए, और एक कंडीशन माइनस के लिए। अब समझ में आ गया वी से वी क्यों हटा दिया? इस तरह से आप इसको मर्ज करके एक इक्वेशन लिख सकते हो, एक इक्वेशन से ही आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना, ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, और ये v वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखना था। चारों कंडीशन हो गई इसमें। इसके बाद जो है, अच्छा, इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम बीच में आ जाएगा। हाँ भाई मोनू, मीडियम बीच में आ जाएगा। तो मीडियम जब बीच में आ जाएगा तो n डैश इक्वल टू n इंटू वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस प्लस वी सोर्स, ये है। अब आपको ये पता है, अगर मान लो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम, जैसे विंड है, उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी v डैश क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो आपके पास ये इसमें रिप्लेस कर दो आप, n डैश हो जाएगा आपके पास n इंटू वी प्लस वी एम प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एम माइनस प्लस वी एस। v की जगह आप क्या रख दोगे? v प्लस वी एम, क्योंकि इसमें और एडिशनल मीडियम की वेलोसिटी ऐड हो गई। जैसा अपन ने देखा था, साउंड वेव जब चल रही है तो उसी डायरेक्शन में अगर विंड फ्लो होती है तो साउंड वेव जल्दी पहुंचती है, अगर उसके अपोजिट चलती है तो v माइनस वी एस हो जाता है। तो ये आपके पास उस कंडीशन में है। ठीक है, दूसरी बात, n डैश इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वी माइनस वी एम प्लस माइनस वी नॉट वी
माइनस वी एम माइनस प्लस वी एस। ये आपके पास सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस हो जाएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, जब दो ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकालते हो आप? VA minus VB। वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। लेकिन यहाँ तो साउंड वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में विंड भी चल रही है, वी है और ये वी एस मीडियम, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो आपने यहाँ पर ऐड क्यों किया है? उसको सपोर्ट करेगा, उसको और धक्का मारेगा, उसको और आगे ले जाएगा, इसलिए वो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पर। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसकी वेलोसिटी को वो कुछ कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट है। और इसके बाद ये भी हो गया। अब ये इसमें स्पेशल केसेस दे रखे हैं कुछ, तो फॉर्मूला आपके पास एक ही है, अलग अलग आपको देखना है। मॉड्यूल सभी के पास में है? ठीक है, मॉड्यूल है, ठीक है। हाँ नहीं है, ठीक है, आज भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है। इफ मीडियम मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, पहला फॉर्मूला बता चुका हूँ ये अपोजिट के लिए। केस सेकंड, मॉड्यूल में देखो फॉर्मूले पे आओ। हाँ हो गया ना। सेकंड वाले में सोर्स इन मोशन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो जीरो जीरो जाएगा, फॉर्मूला आ गया। अच्छा, सोर्स इन मोशन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बोथ मीडियन एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट, वी एम जीरो वी ओ बी जीरो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऑब्जर्वर इन मोशन टुवर्ड्स द सोर्स, बोथ मीडियम एंड सोर्स आर रेस्ट, वी एम जीरो आपके पास वी एस जीरो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऑब्जर्वर इन मोशन अवे फ्रॉम द सोर्स, बोथ मीडियम एंड सोर्स आर एट रेस्ट, जीरो हो जाएगा। और केस 6 जो है, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपके पास वी एम जीरो हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद है डॉपलर्स इफेक्ट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या हुआ, क्या सोच में पड़ गए तुम? जैसे एक ट्रक है और एक ऑब्जर्वर है, ट्रक भी मतलब दोनों अपोजिट साइड, अपोजिट इन द सेंस एक ही साइड जा रहा है, एक ही साइड जा रहा है, तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें मतलब कितने टाइम बाद उसका फोन सुनना बंद हो जाएगा? तो कितने टाइम बाद? टाइम आप निकालोगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम निकालोगे डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस जो है उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई मिलेगी आपको, या वेवलेंथ कुछ तो मिलेगी, सोर्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कुछ तो मिलेगी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से आप टाइम निकाल सकते हो जब आपको गिवन है सोर्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एटलीस्ट कुछ तो। दूसरी बात, आपके पास जब वो अवे जा रहा है तो आपको वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है जिसके बाद में आपको सुनाई नहीं देगा। क्रॉस करते ही नहीं, साउंड वेव में इंटेंसिटी जो होती है, साउंड वेव और साउंड वेव, मैं आपको बोलूँ तो हाँ आप सुन लो उसके लिए। वो थ्योरेटिकली का मैं क्वेश्चन एक आपसे पूछूंगा आज आपके उसमें थर्मोडायनामिक्स में, है ना? हाँ हो चुकी, केमिस्ट्री में हो चुकी थर्मोडायनामिक्स नहीं हुई? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, थर्मोडायनामिक्स का नहीं है, बस एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है, लेकिन है थर्मोडायनामिक्स का वो, है ना? तो ये बताओ, साउंड वेव और लाइट वेव दोनों डिफरेंट वे में बिहेव करती हैं। साउंड और लाइट वेव दोनों डिफरेंट वे में बिहेव करती हैं।
लाइट वेव का बैकवर्ड प्रोपगेशन मिनिमम माना जाता है, ज़ीरो ही माना जाता है, लेकिन साउंड वेव का बैकवर्ड प्रोपगेशन ज़ीरो नहीं माना जाता, क्योंकि साउंड जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल भी मान सकते हो, लेकिन साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव पार्टिकल्स जो मीडियम के पार्टिकल्स होती हैं उनसे रिफ्लेक्ट भी होती हैं, तो उसकी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो बिल्कुल ज़ीरो नहीं मान सकते, इसलिए उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ़्लो माना जाता है साउंड वेव में, लेकिन इतना नहीं होता जितना फॉरवर्ड साइड में होता है। तो रिफ्लेक्शन तो लाइट में भी होता है? हाँ, लाइट में भी होता है, लेकिन लाइट की डिफरेंट थ्योरी हैं, और लाइट जब आप रिफ्लेक्शन होगा, मान लो अब आप साउंड वेव के लिए बोल रहे हो कि बीच में पार्टिकल है, उस पार्टिकल से कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब भी की है, आगे भी ट्रांसफ़र किया, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट भी की है। सिर्फ ये देखो, ये वाली लाइट है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो कुछ तो अंधेरा होना चाहिए। बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप ये बताओ, इसमें यहाँ से रिफ्लेक्शन हो के आपके पास पीछे लाइट आ रही है। आगे अगर आपके पास गाड़ी होती है, गाड़ी होती है, और गाड़ी में लाइट होती है, और जब लाइट जलती है तो गाड़ी में हेडलाइट जलाने पर क्या पीछे वाली चीज़ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना, या बैकवर्ड वाली लाइट जलाने पे आगे दिखाई देता हो, ऐसा नहीं होता, तो उसका नहीं, लेकिन गाड़ी का हॉर्न बजाओगे तो आगे भी सुनाई देगा और पीछे भी सुनाई देगा। अच्छा, दूसरी बात, गाड़ी की लाइट जो है क्या चारों आगे इस वाली साइड में फैल जाती है? नहीं, लेकिन साउंड जब बजाओगे इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर जगह जाएगा, तो ये डिफरेंस है। अब आपसे एक मैं ज्ञान का क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बताना आप ज़रा। एक ये ट्यूब है, ठीक है, और ये इसमें कॉर्क लगा हुआ है, एयर टाइट वैक्यूम है, इसमें वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, उसमें यही चल रहा है, और मैं उसमें ये बताऊंगा, तुम्हारे लिए बताऊंगा मैं ये, हाँ, क्योंकि तुमने ये ज्ञान दिया है। कौन सा? वो बताता हूँ। वैक्यूम जब होता है तो वर्क डन ज़ीरो होता है थर्मोडायनेमिक्स में। पता नहीं, विशाल ने बताया कि मेरे को, तो मेरे सिस्टर ने बताया है, और उसने बोला कि जब वैक्यूम आए तो कुछ भी नहीं सोचना, ज़ीरो कर देना। वैक्यूम नहीं बोला था वो मैंने, मैंने बोला था। क्या बोला था? नहीं, तुम अपनी जगह सही भी हो, लेकिन दिक्कत है तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो चीज़ क्लियर नहीं होती। एक बात बताओ, ये आपके पास ट्यूब है, इसमें गैस है, ठीक है, इसके आगे आपने दूसरी ट्यूब कनेक्ट कर दी, ये कॉर्क लगा हुआ था, दूसरी ट्यूब कनेक्ट कर दी, ठीक है, आपने कॉर्क को खोल दिया और सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्या ये गैस इसमें जाएगी? गैस इधर वाले इस सेक्शन में जाएगी? हाँ, अरे गरम ठंडी कुछ भी हो, गैस है, कंप्रेस की हुई है उसको, ये गैस कंप्रेस कर रखी है इसमें, क्या गैस इस वाले चैम्बर में जाएगी? अरे ये खाली है, डायग्राम में नहीं, ये खाली है। हाँ, सर मैंने उसको ये बोला था, जब पे फ्री एक्सपेंशन आ जाए ना, वहाँ पे सब कुछ जीरो कर देना, वर्क डन भी, हीट एनर्जी सब। ये फ्री एक्सपेंशन ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो वर्क डन जीरो फ्री, हाँ, वो वर्क डन ही मैं ज़ीरो बताने वाला हूँ आपको, क्यों, कैसे होगा, इसका आंसर मुझे चाहिए। ये गैस है, अच्छा, किसी बॉटल में आपने गैस भर रखी है और उस बॉटल को खोलोगे तो क्या गैस बाहर निकलेगी? निकलेगी। तो यहाँ से कॉर्क को खोलोगे तो गैस इसमें जाएगी। अब मेरे को पहले ये बताओ कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड हुआ है? एयर तो है ही नहीं इसमें, वैक्यूम है। नहीं सर, वॉल्यूम भी कैसे एक्सपेंड हुआ सर? ये तो शेप की जो कंटेनर होगा ना, उसी के, आई मीन उसी की शेप के। अच्छा, ये गैस यहाँ पर है, हाँ। इसने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, हाँ। यानी इस गैस का वॉल्यूम ये है। हाँ। अब ये इस वाले में चली जाती है। अगर ये मतलब बहुत है आइडेंटिकल कंटेनर होंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। किसमें? वॉल्यूम में। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। एक बात बताओ, इस रूम में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आपने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, 5 बच्चों, ये बीच में से हटा के 5 बच्चों को इधर भेज दिया जाता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। आप एक्सपेंड हुए हो या नहीं हुए हो? एक्सपेंड हुए हो या नहीं हुए हो? यहाँ पर अब बताओ, गैस एक्सपेंड हुई है या नहीं हुई?
है सर, गैस हुई है। अच्छा, गैस एक्सपेंड हुई है तो वर्क डन जो होता है पी डेल्टा वी होता है। लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं हुआ? गैस एक्सपेंड हुई है, उसमें क्या चेंज हुआ है गैस में? नहीं रहेगी सर। अरे कंटेनर को तो छोड़ो, कंटेनर का ये तो ये रहेगा क्लास का, ये तो है कि बच्चा चले गए तो ये फंक्शन हो जाएगा। हाँ। और हाँ। और क्या, जब ये वहाँ पे चला जाएगा तब अच्छा ड्यूटी नहीं चलो लेगा। ठीक है, मान लिया, मान लिया। मैं आपको बोलूं, अच्छा तो मैं आपको ये बोलूं, एक सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन करना किसको बोलते हैं? एक्सपेंशन, मान लो ये एक अपनी ब्रांच है, ये एक्सपेंशन करना मतलब किसी दूसरे टाउन में भी खोल देना और दूसरे टाउन में भी, वो एक्सपेंशन हो गया। क्या वॉल्यूम मेरा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ, वॉल्यूम का चेंज हुआ। वेरी गुड, शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। अकेडमी को वो शिफ्ट करे हो आप, थोड़ा चेंज हो रहे हो आप तो। मैं मेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ, अकेडमी की तो ब्रांच कर रहा हूँ। सर ने क्या बोला था? नहीं, अरे आपने बोला कि मेरी वॉल्यूम चेंज हो गई, आपकी कैसे चेंज हो सकता है? पॉइंट पे जाओ आप। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है, अगर एक कंटेनर में, अगर मान लो एक छोटा कंटेनर लें उसमें गैस भर दी, और अगर एक बड़ा कंटेनर लें उसमें गैस भर दी, सेम गैस लें वो भर दी, तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, यही कहना है ना? 1 लीटर गैस लिया आपने, एक छोटी सी बोतल में भर दी उसको, उसी 1 लीटर गैस को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो होगा सर। अब कैसे हो रहा है? तो होगा सर, तो सिंपल है सर। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा फिर? तो सर गैस की मॉलिक्यूल तो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना। अच्छा ठीक है, तो बड़े वाले कंटेनर में भी गैस के मॉलिक्यूल तो उतने ही हैं, होगा या नहीं होगा ये बताओ? फिर होगा तो फेल हो जाएगा, कि वर्क डन 0 नहीं आएगा। फेल नहीं होगा, यही तो चीज़ है, मेन चीज़ छोड़ देते हो। यहाँ से पहले तो ये बताओ, इस बात पे एग्री हो या नहीं कि इसका वॉल्यूम गैस का एक्सपेंड हुआ है? वर्क डन होना चाहिए, लेकिन आप बोलते हो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन में आप ये बोलते हो वर्क डन 0 है। वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब वर्क डन पी डेल्टा वी होता है, और वॉल्यूम में चेंज है, कांस्टेंट प्रेशर है, रूम टेम्परेचर है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपके पास क्या है? पी डेल्टा वी, वर्क डन कुछ तो आना चाहिए। अच्छा, गैस अपने आप एक्सपेंड हो रही है, इसका मतलब वो कोई वर्क नहीं कर रही है। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, तो फेल होगा। ये क्या था? ये वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस सुना है? नो हीट एक्सचेंज, वेरी गुड। अच्छा, गाड़ी का टायर फट जाए वो एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है? कैसे? ऐसे। अरे अच्छा, ये दोनों प्रोसेस भी आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें, जो अभी क्वेश्चन आया नहीं है अभी मैं इसमें आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जो स्लोली हो, यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यानी कोई मान लो कंटेनर है, उसमें गैस है और पिस्टन को आप दबा रहे हो, यानी जब गैस को कंप्रेस कर रहे हो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो इंक्रीज़ इतना होना चाहिए कि वो बाहर सराउंडिंग से एक्सचेंज हो जाए, निकल जाए, यानी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। स्लो प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्लियर है? दूसरा एडियाबैटिक वो होता है जिसमें आपने सडन चेंज किया है, और सडन चेंज किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। सडनली कंप्रेस किया है, बाहर सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा कुछ भी। सडनली कंप्रेस किया है, सडनली एक्सपेंड किया है, उस कंडीशन में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अच्छा, तो ये क्लियर करने से पहले मेरे को ये बता दो, जो टायर जो है गाड़ी का अगर सडनली फट जाता है वो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक है? एडियाबैटिक है। क्योंकि उसमें धीरे-धीरे नहीं किया आपने। और गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाता है, धीरे धीरे गैस निकलती है, वो कौन सा है? आइसोथर्मल। ठीक है, यहाँ सही था। सारी चीज़ बहुत सही होती हैं, लेकिन उनका लॉजिक भी पता होना चाहिए आपको, है ना?
हाजिर जवाब तो बहुत हो। अच्छा अब ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस जो हैं वो आइडल प्रोसेस हैं, यानी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। एडियाबैटिक आइडल प्रोसेस हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से मुझको ये बताओ, इसमें वर्क डन ज़ीरो है या नहीं है? इस कॉन्सेप्ट से वर्क डन इसमें ज़ीरो है, डेफिनेटली ज़ीरो है। क्यों? अगर आप फ्री एक्सपेंशन गैस का करवा रहे हो, फ्री एक्सपेंशन करा रहे हो, तो गैस क्या करेगी? अब आपकी जो बात थी ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस वॉल्यूम कांस्टेंट पे आना, गैस एक्सपेंड करेगी। यहाँ से गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग, गैस फटाफट से एक्सपेंड करके बाकी रेस्ट पे आ जाएगी। जब एक्सपेंड करेगी तब इसका टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं है, आइसोथर्मल तो नहीं है, ये क्या है? एडियाबैटिक है। स्टार्टिंग में फॉर द टाइम बीइंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एडियाबैटिक। लेकिन उसके बाद जब गैस इस पूरे कंटेनर में आ गई है फिर क्या हो गया? आइसोथर्मल। अब सुनो, पहले सुन लो, आइसोथर्मल हो गया। तो ये टाइम बीइंग के लिए पहली कंडीशन तो ये है, आपने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइडल प्रोसेस हैं, इसलिए इस एडियाबैटिक प्रोसेस को आप क्या कर देते हो? नेग्लेक्ट कर देते हो, इसको छोड़ देते हो। आप क्या रखते हो? सिर्फ आइसोथर्मल रखते हो। आइसोथर्मल में, अब आइसोथर्मल में गैस यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गई है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है? वॉल्यूम अब चेंज नहीं हो रहा है गैस का। अब वॉल्यूम क्या हो गया? जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट हो गया है, इसलिए अब आपके पास क्या होगा? वर्क डन जो है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वर्क डन डेल्टा भी चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं होता, वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। क्लियर? क्या? हाँ, एडियाबैटिक के टाइम पे वर्क हुआ, बिल्कुल सही है। और एडियाबैटिक के टाइम पर वर्क हुआ उसको आपने बोल दिया एडियाबैटिक प्रोसेस नेग्लिजिबल है, फॉर ए शॉर्ट टाइम हो रहा है वो, इसलिए उसको ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? जब जो एक तो पहली कंडीशन है जो बिल्कुल स्लो हो, स्लो हो, ठीक है। स्लो का मतलब टाइम जब आपके पास ज़्यादा हो। स्टार्टिंग में जैसे ही कॉर्क खोला गैस जाएगी फटाफट, लेकिन उसके वो एडियाबैटिक हो जाएगा फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद में जब जैसे ही टाइम ज़्यादा होगा तब गैस सारे में ऑक्यूपाई हो जाएगी, सभी में इक्वल। टाइम ज़्यादा ले रही है, अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अब कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा वो क्या हो गया? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? जो कंटेनर का वॉल्यूम है। और क्या कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी शॉर्ट टाइम के लिए आप एडियाबैटिक प्रोसेस को नेग्लिजिबल कर देते हो और फिर ये मान लेते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस और उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। इसका ये रीज़न होता है। क्लियर है? ये है। अब मतलब मेरे से निकल गया वैक्यूम नहीं, फ्री एक्सपेंशन। हाँ, फ्री एक्सपेंशन नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि उसमें जब आप सोचते हो तो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में डेफिनेटली आना चाहिए था कि गैस जब एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन तो आना चाहिए उसमें, लेकिन आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अपन जो है डैश डैश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद डॉपलर्स, हाँ जब ये एक्सपेंड होता है हम वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब ये दोनों पार्टिकल इक्वल हो जाते हैं, जब सब कुछ कांस्टेंट है उस टाइम पे और ज़ीरो, और जिस टाइम पे एक्सपेंड हो रही है उस टाइम पे जो पार्टिकल सेट आते हैं उस वक्त नहीं। हाँ है, वही तो बता रहा हूँ, एडियाबैटिक में तो है। उसके बाद धीरे जा रहे हैं पार्टिकल्स, धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं भाई? गैस में वॉल्यूम इक्वली आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे ही कॉर्क खोलोगे तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में इक्वल हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कर लो, आधे मत भेजो, थोड़े थोड़े भेज दो भाई, थोड़े थोड़े भेज दो। आप गैस पे आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? थोड़े थोड़े भेजने। इसका मतलब जो कॉर्क है उसको आप क्या करो? थोड़ा सा खोल दो, पूरा मत खोलो। 1 जाने दो, 2 जाने दो, 3 जाने दो, 4 जाने दो, फिर तो आइसोथर्मल हो जाएगा। एडियाबैटिक नहीं हुआ। सडनली क्यों खोला गया था? एडियाबैटिक भी हो जाए, बस ये है ना। अच्छा,
Doppler's effect in reflection of sound